हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आइए आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। 23 नवंबर के सभी करंट अफेयर को आज के सेशन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान से सुनिए, पूरे सेशन को एंजॉय कीजिए, रिलैक्स होकर पूरे सेशन को देखिएगा। पीडीएफ आपको क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिलेगी, तो वहां से आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट कर लीजिए। रोज मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं, लेकिन फिर भी काफी स्टूडेंट के लगातार कमेंट आते हैं कि सर पीडीएफ कहां मिलेगी। तो आप क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाइए, वहां पर आपको डेली करंट अफेयर का फोल्डर दिखाई देगा। उसमें आपको जिस भी डे की डेली करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। चलिए शुरू करते हैं 23 नवंबर के करंट अफेयर को। सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखिए यहां पर। वर्ष 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स, इन दोनों का ही जो आयोजन है वो 2025 में किया जाने वाला है भारत के बिहार राज्य में। कहां पर? बिहार में। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स बिहार राज्य में आयोजित किए जाएंगे नेक्स्ट ईयर अप्रैल 2025 में। पहली बार होगा कि इन दोनों ही गेम्स को देखिए ओलंपिक की तर्ज पर आयोजित किया जाएगा। मतलब कैसे? देखिए ओलंपिक गेम्स का आयोजन कैसे किया जाता है, पहले ओलंपिक होते हैं और फिर पैरा ओलंपिक का आयोजन किया जाता है विद इन 1 मंथ। तो इसी कॉन्सेप्ट को अपनाया गया है और जैसे ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित कर दिए जाएंगे, अब साथ साथ 10 से 15 दिन के अंतराल में जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स है उनका भी आयोजन साथ ही साथ कर दिया जाएगा 1 महीने की ड्यूरेशन में। अभी तक ऐसा नहीं हो रहा था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें तो 2025 में बिहार में जो आयोजित किए जाएंगे वो 7th एडिशन होगा, ध्यान रखना। इसकी शुरुआत भारत में 2018 में की जा चुकी है और लास्ट ईयर 2024 में 6th एडिशन आयोजित किया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। वहीं पर अगर हम खेलो इंडिया पैरा गेम्स की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 2023 में की गई है और 2023 में इसका फर्स्ट एडिशन आयोजित किया गया था। अब दूसरा एडिशन आयोजित किया जाएगा अप्रैल 2025 में बिहार में। ठीक है, तो दोनों को ही याद रखना, कंफ्यूज मत होना। खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत भारत में की गई थी 2017 में। ठीक है, इंडिया में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया गेम्स को लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाता है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाता है जिसमें यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया जाता है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन किया जाता है। अब इनमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अगर हम बात करें तो शुरुआत खेलो इंडिया गेम्स की 2017 में हो गई थी, लेकिन खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुरुआत किया गया 2018 में। कब? 2018। 17 साल से कम उम्र के जो स्कूली छात्र और 21 वर्ष से कम उम्र के जो कॉलेज स्टूडेंट है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। 2024 में 6th एडिशन तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। अब 2025 में 7th एडिशन आयोजित किया जाएगा बिहार में। वहीं पर पैरा गेम्स की बात करें तो शुरुआत जैसा कि अभी मैंने आपको बताया 2023 में हुई थी। पहला एडिशन आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। अब दूसरा एडिशन आयोजित किया जाएगा 2025 में बिहार राज्य में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, इंडिया कैरिकॉम लीडर समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? सेकंड एडिशन है, सेकंड इंडिया कैरिकॉम लीडर समिट 2024। तो हाल ही में इसका आयोजन किया गया है गुयाना में। गुयाना की बात करते हैं ना, तो आपको पता है पहले यहां पर कैरिकॉम समझो कि ये क्या है। कैरेबियाई सागर में जो देश है ना, 15 देशों का एक संगठन है जिसे कैरिकॉम के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिकी और दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के मध्य में कैरेबियाई सागर है। वहां पर छोटे छोटे आइलैंड देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे देश देखने को मिलते हैं, जैसे जमैका हो गया फॉर एग्जाम्पल। तो 15 ऐसे देश एक साथ आते हैं और सतत विकास के लिए आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए कैरिकॉम नाम का संगठन बनाते हैं। अब इंडिया कैरिकॉम लीडर समिट का आयोजन किया जाता है। सेकेंड एडिशन 2024 में आयोजित किया गया है गुयाना में। कहां पर? गुयाना। ठीक है,
कैरिकॉम अभी मैंने आपको बताया 15 कैरेबियन देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपसी सहयोग के लिए एक साथ आए हैं और इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया है। कैरेबियन क्षेत्र उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के मध्य में स्थित है। अलग अलग द्वीप समूह में छोटे छोटे देश वहां पर हमको देखने को मिलते हैं। सेकेंड इंडिया कैरिकॉम लीडर समिट 2024 का आयोजन जॉर्ज टाउन जो कि गुयाना में स्थित है यहां पर हाल ही में किया गया। कुछ सेशंस पहले मैंने आपको बताया था कि गुयाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हाल ही में भारतीय पीएम को दिया गया है क्योंकि वो यहां की यात्रा पर है और भाग लेने गए हैं इंडिया कैरिकॉम लीडर्स समिट में। तो गुयाना ने अपने यहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को दिया है। ठीक है। सेकेंड इंडिया कैरिकॉम लीडर समिट 2024 की अध्यक्षता संयुक्त रूप से इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ग्रेनाडा एक देश है ग्रेनेडा, यहां के पीएम है डिकन मिशेल, इन्होंने संयुक्त रूप से की है। इंटरेस्टिंग यह है कि ग्रेनेडा के पीएम डिकन मिशेल वर्तमान में कैरिकॉम के अध्यक्ष के पद पर हैं। सेकेंड लीडर्स समिट है ये इंडिया कैरिकॉम की। फर्स्ट सबसे पहली बार आयोजित की गई थी 2019 में न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। फर्स्ट इंडिया कैरिकॉम समिट का आयोजन 2019 में और अब 2024 में सेकेंड इंडिया कैरिकॉम लीडर समिट का आयोजन गुयाना में। डन, इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको याद रखना है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ऑफर ऑफ द ईयर रिपीट कर देता हूं, वैसे मैं आपको लगातार रोज बता रहा हूं इसके बारे में। आप सभी के लिए देखिए करंट अफेयर का ईयरली पैकेज है, वन स्टॉप सॉल्यूशन। काफी सारा स्टडी मटेरियल आपके लिए करंट अफेयर का यहां पर अवेलेबल है। आपको देखिए बोनस कंटेंट भी है, जैसे टॉपिक वाइज जितने भी इवेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल पद्म अवार्ड दे दिए गए, नोबेल दे दिए गए, या फिर ओलंपिक हो गया, नेशनल अवार्ड्स दे दिए गए, या फिर फिल्मों के नेशनल अवार्ड दे दिए गए। तो जितने भी ऐसे टॉपिक है ना पर्टिकुलर इवेंट होते हैं उनकी भी आपको पीडीएफ यहीं पर अवेलेबल हो जाती है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आपको शुरुआत में 99 रुपीज का अवेल करना होता है 99 रुपीज में। उसके बाद आपका कूपन कोड जनरेट होता है OSS99, जिसके बाद आप कोई भी अदर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको ऑफ हो जाएगा 99 रुपीज, आपको वहां पर ऑफर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो करंट अफेयर वन स्टॉप सॉल्यूशन की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में। ध्यान से आप उसे अवेल कीजिएगा। हिंदी मीडियम के हैं तो भी ध्यान रखिएगा और इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी ध्यान रखिएगा। दोनों अलग अलग लिंक आपके लिए डाल रखी है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। और कोई भी आपको डाउट है तो नीचे हेल्पलाइन नंबर रोज रहता है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आराम से कॉल करिए। आपको हमारी जो सपोर्ट टीम है वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन इसके बारे में दे देगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित की गई एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? तो स्वदेशी रूप से विकसित की गई भारत की पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन की बात करें तो नेफ्रिथोमाइसिन इसे नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया? नेफ्रिथोमाइसिन। आंसर ए हो जाएगा। देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में इंडिया की पहली स्वदेशी रूप से विकसित एंटीबायोटिक मेडिसिन को हाल ही में लॉन्च किया है। स्पेशली निमोनिया से लड़ने के लिए यह एंटीबायोटिक जो मेडिसिन है उसे लॉन्च किया गया है। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित की गई इस एंटीबायोटिक दवा को नेफ्रिथोमाइसिन नाम दिया गया है, लेकिन मार्केट में यह मिकनॉफ के नाम से हमें देखने को मिलेगी आगे चलकर। दवा को बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसका एक विभाग या यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, इसके द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, आप तो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट याद रख लीजिए, काम हो जाएगा। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, निमोनिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज के लिए पर्टिकुलर इस मेडिसिन को डेवलप किया गया है, जो कि एक एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध के लिए डिजाइन की गई है। देखिए, एंटीबायोटिक का सबसे जो पहली दुनिया की जो पहली एंटीबायोटिक डिजाइन या डेवलप की गई थी ना, वो पेनिसिलिन है। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई थी। ठीक है,
अब भारत की स्वदेशी रूप से निर्मित पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन आई है। अब यहां पर आपको समझ में आएगा कि सर ये एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध से निपटना इसका उद्देश्य, तो ये क्या है, एंटी माइक्रोबियल क्या है? तो देखिए क्या होता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, फंगस होते हैं, जिनके लिए दवाओं को यूज किया जाता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी अपने को इतना ज्यादा डेवलप कर लेते हैं कि उन दवाओं का असर उन पे नहीं होता, तो फिर जो खत्म करने के लिए इनको दवा बनाई गई है वो भी इन पर बेअसर होती है। तो इसीलिए डिजाइन किया गया है, इसीलिए डेवलप किया गया है एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध के लिए इस मेडिसिन को, ताकि अगर कोई भी वायरस बैक्टीरिया ऐसा डिजाइन हो गया, ऐसा उसने अपना आपको डेवलप कर लिया है, तो फिर एक ऐसी मेडिसिन एंटीबायोटिक निकाली जाए, खोज की जाए, बनाई जाए, जिससे ऐसे वायरस या बैक्टीरिया को भी खत्म किया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य देश बना है? तो देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी काफी बार बताया है। ये जो अलायंस है ना, 2015 में इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इसे डेवलप किया था, बनाया था। एक अलायंस है, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की थी। हरियाणा के गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य बीच में जो देश है ना, वो आपको पता है सोलर एनर्जी से संपन्न है, क्योंकि वो इक्वेटर के निकट है। तो वहां पर रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के रूप में सोलर एनर्जी को अपनाना, सोलर एनर्जी को डेवलप करना, इसे अपनाने के प्रति जोर देना, इस संस्था का पर्टिकुलर काम है। वैसे तो 120 से ज्यादा देशों ने मान्यता दे दी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को, लेकिन ऑफिशियली इसका 104वां पूर्ण सदस्य अब बना है, यह है आर्मेनिया। 104 मेंबर कंट्री है, सदस्य देश है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। ठीक है, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो वेस्ट एशिया और यूरोप के एक रीजन क्षेत्र में स्थित है आर्मेनिया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 104वां सदस्य देश बना है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना इंडिया और फ्रांस ने मिलकर की थी 2015 में। हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में। वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल अजय माथुर है, लेकिन कुछ सेशंस पहले मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए डायरेक्टर जनरल चुन लिए गए हैं आशीष खन्ना। ये पद संभालेंगे नेक्स्ट ईयर मार्च 2025 में, तब कार्यकाल खत्म होगा अजय माथुर का और नए डायरेक्टर जनरल बनेंगे उस वक्त आशीष खन्ना। इन्हें चुन लिया गया है, नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन पद मार्च 2025 में ये संभालने वाले हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां सदस्य देश बना था पराग्वे। 101वीं मेंबर कंट्री बनी थी नेपाल। फिर 102वीं मेंबर कंट्री ऑन्टिग्वा एंड बारबुडा और 103वां पूर्ण सदस्य देश बना था सीरिया। ठीक है, तो 100 स्पेशली इसको याद रखना, पराग्वे को ये पूछा जाएगा। और अब 104वीं जो कंट्री है आर्मेनिया, उसे याद रख लीजिए, काम हो जाएगा। किस मंत्रालय द्वारा भारत का पहला एआई डेटा बैंक लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला एआई डेटा बैंक लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। आंसर सी। उद्देश्य क्या है? इंडिया के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा बैंक को लॉन्च किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो देखिए भारत में जितने भी रिसर्चर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं और जितने भी डेवलपर्स हैं, उनकी मदद करना मुख्य उद्देश्य है पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा बैंक को लॉन्च किए जाने का। भारत में इनोवेशन को बढ़ावा देना और देश की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको बढ़ावा देने के लिए यह डेटा बैंक लॉन्च किया गया है। कैसे रिसर्चर्स, स्टार्टअप और डेवलपर्स की मदद करेगा? देखिए जितने भी रिसर्चर्स हैं, स्टार्टअप हैं, डेवलपर्स हैं, उन सभी को एक ऑथेंटिक डेटा मिलेगा इस डेटा बैंक से, जिसकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, यूजफुल सबसे ज्यादा होगा। तो ऐसा डेटा प्रोवाइड करना इन सभी को मुख्य उद्देश्य है देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा बैंक लॉन्च किए जाने का। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इस डेटा बैंक को लॉन्च किया गया है। आंसर ले लिया हमने, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है,
उद्देश्य भी पता चल गया। हाल ही में किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्री भूमि जिला किया गया है? देखिए, किसी पर्टिकुलर स्मारक का नाम बदला जाए तब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। यहां पर पूरे जिले का नाम बदला गया है तो क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए याद रखिएगा करीमगंज जिला, जो कि भारत के असम राज्य में था है, लेकिन अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है और नाम किया गया है श्री भूमि। असम के सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। एक पूर्वोत्तर राज्य भारत का असम, जिसकी बॉर्डर नॉर्मली इधर उत्तर में देखें तो भूटान से टच होती है। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्री भूमि जिला करने के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर कभी असम की यात्रा पर आए थे 100 साल पहले, तब करीमगंज जिले को उन्होंने श्री भूमि के नाम से पुकारा था। माता लक्ष्मी की भूमि, ये एक पर्टिकुलर उपाधि दी थी, तो उसी से इंस्पायर होकर हेमंत बिस्वा शर्मा ने करीमगंज डिस्ट्रिक्ट का नाम बदला है और अब नाम किया गया है क्या? तो अब नाम किया गया है श्री भूमि। ठीक है, वैसे रिसेंटली कुछ समय में काफी सारे नाम चेंज किए गए। अगर मोटे तौर पर मेन चीजें देखें तो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी को प्रधानमंत्री संग्रहालय नाम दिया गया है। मुगल गार्डन जो कि दिल्ली में है, अमृत उद्यान इसका नाम किया गया था। ठीक है, दरबार हॉल जो कि राष्ट्रपति भवन में एक हॉल है, इसको नाम दिया गया गणतंत्र मंडप। अशोक हॉल ये भी राष्ट्रपति भवन में है, जिसका नाम किया गया था अशोक मंडप। ठीक है, अशोक हॉल को अशोक मंडप नाम दिया गया। नाम बदलने के फायदे क्या होते हैं? तो देखिए, किसी भी क्षेत्र की जगह की संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, वहां पर टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए, नेशनल इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए, है ना, सामाजिक न्याय के लिए किसी भी प्लेस या स्मारक का नाम नॉर्मली बदला जाता है। लेकिन कभी कभी ये पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए भी किया जाता है। ठीक है, पर इसके फायदे भी होते हैं और कुछ अगर हम इसके नेगेटिव देखें तो नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए। हाइनरिच फाउंडेशन और आईएमडी द्वारा जारी किए गए सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो हाइनरिच फाउंडेशन और आईएमडी ये दो संस्थाओं ने मिलकर हाल ही में एक इंडेक्स जारी किया है, सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2024, जिसमें भारत को 23 रैंक पर रखा गया है, 23वीं रैंक पर। ठीक है, नवंबर 2024 में हेनरिच फाउंडेशन जो कि एशिया बेस्ड एक फाउंडेशन है और द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, जिसे आईएमडी के नाम से जाना जाता है, इन दोनों ही संस्थाओं ने सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2024 जारी किया है। अलग अलग इंडिकेशन, अलग अलग इंडिकेटर्स या फिर डायमेंशंस के आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। जैसे किसी भी देश का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट देखा जाता है, सोशल प्रोग्रेस कैसी है किसी भी देश की, और नॉर्मली इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए कितना सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा रहा है किसी भी देश में, ऑल ओवर व्यापार। ठीक है, तो इन सभी डायमेंशंस के आधार पर सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स को निकाला जाता है। 2024 में भारत को 23वीं रैंक पर रखा गया है इस इंडेक्स में। ठीक है, टोटल स्कोर इंडिया का 24 रहा। अगर हम इंडिविजुअली स्कोर देखें तो भी हमको यहां पर पता चल जाएगा, लेकिन हम टोटल स्कोर देखें इंडिया का 24, लेकिन रैंक कितनी है? रैंक है 23। अब सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2024 में पहले स्थान पर कौन? तो इस इंडेक्स में पहले स्थान पर है न्यूजीलैंड, सेकंड पर यूनाइटेड किंगडम और थर्ड पर रखा गया ऑस्ट्रेलिया को। सिंगापुर फोर्थ पर है, लेकिन ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। टॉप 3 याद रख लो। इंडिया की रैंक है 23 और सबसे लास्ट रैंक पर है 30 पर रशिया। सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक है 23। नवंबर 2024 में किस दक्षिण अमेरिकी देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल घोषित किया है? नेशनल इमरजेंसी घोषित की है सूखे के कारण, पानी की कमी के कारण। यह दक्षिण अमेरिकी देश है इक्वाडोर। आंसर है। ठीक है,
नवंबर 2024 में साउथ अमेरिकन कंट्री इक्वेडोर ने 60 दिनों का नेशनल इमरजेंसी अनाउंस किया है। कुछ समय पहले आपको पता है इक्वेडोर के जंगलों में आग लग गई थी। सूखा तो पड़ ही रहा था, लेकिन भीषण सूखे के कारण आग अलग लग गई। अब यहां पर जंगल की आग, पानी की कमी है, सूखा भयंकर था। इससे निपटने के लिए 60 दिन की नेशनल इमरजेंसी को अनाउंस किया है इक्वेडोर ने। ठीक है, इक्वेडोर देश ने। इक्वेडोर साउथ अमेरिकन कंट्री, अगर आप यहां पर देखेंगे तो पश्चिम क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में आपको इक्वेडोर देखने को मिलेगा, जिसकी कैपिटल क्वेटो है। ठीक है, क्वेटो की बात करें तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित कैपिटल मानी जाती है इक्वेडोर की राजधानी क्वेटो। और डेनियल नोबोया यहां के वर्तमान में प्रेसिडेंट के पद पर हैं। किस देश ने बिली जिन किंग कप 2024 का खिताब जीता है? पहले तो यह समझिए कि बिली जिन किंग कप किससे संबंधित टूर्नामेंट है या किस खेल से संबंधित प्रतियोगिता है? तो यह टेनिस का टूर्नामेंट है। टेनिस, बिली जिन किंग कप टेनिस टूर्नामेंट है। 2024 में इसका खिताब जीता है इटली ने। आंसर है। ठीक है, पहले हम कप की बात कर लेते हैं क्योंकि नाम थोड़ा सा आपको अलग लगेगा। बिली जिन किंग कप, ठीक है, महिलाओं की इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप है। सभी देश की जो महिला टेनिस प्लेयर है वो टीम के रूप में पार्टिसिपेट करती है बिली जिन किंग कप में, टेनिस टूर्नामेंट। पुरुषों के लिए ऐसा ही टूर्नामेंट इसके बराबर डेविस कप को माना जाता है। हम यहां पर बिली जिन किंग कप की बात करते हैं। ठीक है, पहले इसे फेड कप या फेडरेशन कप के नाम से जाना जाता था। 1963 में इसकी शुरुआत की गई थी फेडरेशन कप के रूप में। इसका नाम फेड कप 1995 में किया गया था, 1963 में। ठीक है, 1995 में फेड कप नाम दिया गया। पहले फेडरेशन कप था, फिर फेड कप किया गया। और 2020 में एक अमेरिकन टेनिस प्लेयर थे बिली जिन किंग, इनको सम्मान स्वरूप फेड कप का भी नाम बदला गया, फेडरेशन कप, फेड कप, और फिर हो गया फाइनली 2020 में बिली जिन किंग कप। ठीक है, टेनिस प्रतियोगिता है, महिला टेनिस प्लेयरों का टीम इवेंट है। ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। हाल ही में नवंबर 2024 में इटली ने स्लोवाकिया को फाइनल में हराकर 5वीं बार बिली जिन किंग कप का खिताब अपने नाम किया है। इटली ने 5वीं बार जीता। 2024 में विनर हो गई इटली और रनर अप हो गई स्लोवाकिया। इटली ने 2009 में, 2006 में, 2009 में, 2010 और 2013 और अब 2024 5वीं बार इस टाइटल को अपने नाम किया। वहीं पर जो रनर अप रहा 2024 में स्लोवाकिया, उसने एक बार बिली जिन किंग कप को अपने नाम किया है 2002 में, एक बार। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। नवंबर 2024 में भारत के जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नेपाली सेना के मानद जनरल का पद या उपाधि प्रदान की गई। पद नहीं बोलेंगे, उपाधि प्रदान की गई। जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारत में किस सेना के प्रमुख है? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी की बात करें तो ये भारत में आर्मी चीफ है वर्तमान में, जिन्हें नेपाली सेना का मानद जनरल पद प्रदान किया गया है। मानद जनरल की एक उपाधि है, पद है। ठीक है, प्रदान किया गया है। तो थल सेना के वर्तमान में प्रमुख है उपेंद्र द्विवेदी। ये हैं उपेंद्र द्विवेदी। तो इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नेपाल के प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल ने नेपाली आर्मी के मानद जनरल पद हाल ही में प्रदान किया है। मानद जनरल का टाइटल सौंपा है। आपको पता है भारत और नेपाल के मध्य में ये एक प्रथा है जो कि 1950 से चली आ रही है। दोनों देशों के द्वारा एक दूसरे के आर्मी चीफ को मानद जनरल की उपाधि ये हर साल प्रदान करते हैं। तो ये एक परंपरा है, इंडिया और नेपाल इसे फॉलो करता है। तो इसी क्रम में नेपाल ने मानद जनरल का टाइटल दिया है भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को। ठीक है, परंपरा स्वरूप। डन। तो यहां पर 23 नवंबर के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस किए। ध्यान से एक एक फैक्ट को पढ़ा, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस किया। अब हम लास्ट डे के करंट अफेयर का यहां पर रिवीजन कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर लेंगे। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है?
तो भारत को रैंक दी गई है 10वीं, 10th। मणिपुर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया? मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं जस्टिस कृष्ण कुमार। भारत के किस राज्य के गांव घुड़मारासा को यूनाइटेड नेशन विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज अपग्रेडेशन प्रोग्राम के लिए चयनित किया गया है? तो ये जो गांव है घुड़मारासा, ये देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है, घुड़मारास छत्तीसगढ़ राज्य का गांव है। निम्न में से किस भारतीय संगीतकार को यूनाइटेड नेशन ने क्लाइमेट एडवाइजरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में बनाया है? तो यह है पंजाबी रैपर शुभ। नवंबर 2024 में किसके द्वारा भूनीर पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो CR पाटिल के द्वारा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का संबंध किस खेल से है? तो यह है क्रिकेट की प्रतियोगिता, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। नवंबर 2024 में ICC द्वारा जारी की गई रैंकिंग के अनुसार दुनिया के बेस्ट T20 ऑलराउंडर कौन? तो यह है हार्दिक पांड्या। नवंबर 2024 में किस संस्था द्वारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां यूथ अवार्ड प्रदान किए जाएंगे? वैसे दिए जा चुके हैं कल, तो किसके द्वारा दिए गए? संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। केंद्रीय मत्स्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए किस राज्य को बेस्ट मरीन स्टेट का पुरस्कार दिया गया? तो यह है भारत का केरल राज्य। 11th एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस का आयोजन कहां किया गया? तो आयोजन किया गया लाओस की राजधानी वियंताने में। ठीक है, तो ये लास्ट सेशन के करंट अफेयर हो गए हमारे सारे। हमने एमसीक्यू को एक बार रिवीजन कर लिया, करंट अफेयर को। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले ले लास्ट डे के। इतिहास में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक रहा है। शरीर में इंसुलिन किस अंग से स्त्रावित होता है? तो इंसुलिन स्त्रावित होता है पेनक्रियास से, अग्नाशय से। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, तो ये लास्ट सेशन के आंसर हो गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, किस एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? और 2028 ओलंपिक खेल कहां आयोजित किए जाएंगे? तीनों ही क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।